आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पार्ट 5 में क्रेब्स चक्र के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। तो उससे पहले अपने क्रेब्स चक्र का महत्व क्या है उसके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं आपको। क्रेब्स चक्र है, इसमें क्या क्रेब्स चक्र में क्या बने थे, एटीपी अणु बने थे। क्रेब्स चक्र में एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ था। ये क्या कार्य करते हैं, एटीपी अणु विभिन्न जैविक क्रियाएं करते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाएं करने में सहायक होते हैं। कौन, एटीपी के अणु। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व ये था। सेकंड है, इसमें कई मध्यवर्ती यौगिक भी बनते हैं, इसमें कई मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। यौगिक निर्माण होता है जो क्या जैविक अणुओं का निर्माण करते हैं। ये मध्यवर्ती यौगिक ही आगे क्या बनाते हैं, जैव अणुओं का संश्लेषण करते हैं। पहले क्रेब्स चक्र में ये बने मध्यवर्ती यौगिक, ये आगे क्या बनाते हैं, जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। तो मेन इसका इंपॉर्टेंस ये थी कि क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के अणु बनते हैं और ऊर्जा बनती है जिसका विभिन्न कार्य में उपयोग किया जाता है। मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं जो कुछ जैव अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे एंजाइम, पाइरिमिक अम्ल, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, कोएंजाइम ए, इन सभी का निर्माण मध्यवर्ती यौगिकों द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो आज अपने कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो ग्लूकोज के अणु बने थे वो क्या क्रेब्स चक्र में पूर्णतः ऑक्सीकृत हो गए थे। क्रेब्स चक्र में जो ग्लूकोज के अणु बने वो पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाते हैं, परंतु ऊर्जा इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा कि ऑक्सीकरण के पश्चात ही मुक्त होती है। ऊर्जा कब मुक्त होती है, परंतु सबसे पहले तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किसमें हुआ, क्रेब्स चक्र में। पूर्ण ऑक्सीकरण क्रेब्स चक्र में क्रेब्स चक्र में ऊर्जा का पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु ऊर्जा कब बनती है, परंतु इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें ऊर्जा किस रूप में बनती है, NADH तथा FADH2 के ऑक्सीकरण के पश्चात इसमें NADH2 तथा FADH2 के ऑक्सीकरण से इनका ऑक्सीकरण होता है। तो इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध क्रम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ETF मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध क्रम में एक वाहक से दूसरे
दूसरे वाहक में स्थानांतरित होते हैं। श्रेणीबद्ध क्रम में एक वाहक से दूसरे वाहक में स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे स्थानांतरित होते हैं? एक वाहक से दूसरे वाहक में स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह स्थानांतरण वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉनों का यह स्थानांतरण उच्च इलेक्ट्रॉनों का यह स्थानांतरण वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से स्थानांतरण वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले समस्त एंजाइम, इसमें जो भी भाग लेने वाले एंजाइम इस क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संबंधित होते हैं। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो वो अपने यहाँ पर बनाएंगे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का रेखा चित्र। यहाँ पर सबसे पहले अपने आरेख बनाते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे। यहाँ पर पहले NAD है। NAD ये जब हाइड्रोजन ग्रहण करती है तो किसमें बदल जाती है? NADH और प्लस H में बदल जाती है। अब NADH H+ में बदलती है तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन का अणु जुड़ता है तो ATP है, ये एक फास्फेट अणु ग्रहण करके ADP प्लस एक फास्फेट अणु ग्रहण करेगी तो यहाँ क्या बनेगा? ATP का अणु बनता है। इसके बाद में आगे FADH है। यहाँ पर FAD था, ये FAD बना क्योंकि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में ये जो ऊर्जा के अणु बने अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ये ऊर्जा बनाएंगे। ये ऊर्जा के अणु है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पे FAD है, ये किसमें बदल जाती है? FADH में बदल जाती है। और ये कुछ सहायक वर्णक होते हैं इनमें, जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे सहायक वर्णक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्णक कौन सा है। फर्स्ट क्रिया यहाँ हुई जहाँ पे ऊर्जा फर्स्ट संकुल बना, सेकंड संकुल यहाँ बनेगा, ये सेकंड संकुल है। यहाँ हाइड्रोजन के अणु मुक्त होते हैं, 2H+ आयन बने हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर यहाँ क्रिया होगी तो इसमें भी क्या ATP ऊर्जा है।
एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। फिर आगे थर्ड संकुल है, तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड सहायक प्रोटीन काम में आएगा। यहाँ थर्ड संकुल बनेगा। और यहाँ 4 नंबर सहायक वर्णक आएगा काम में। और एटीपी ऊर्जा बनती है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और यहाँ एटीपी है, ये एक फास्फेट ग्रहण करके एटीपी में बदलती है, एटीपी प्लस एक फास्फेट अणु। फिर यहाँ पर 5 नंबर सहायक वर्णक आएगा जो आगे 4 नंबर संकुल का निर्माण करता है। 4 नंबर संकुल यहाँ बन जाएगा। इसके बाद में जल का निर्माण होगा, तो ऑक्सीकरण द्वारा जल का निर्माण होता है। यहाँ जो ये हाइड्रोजन के अणु हैं, ये आगे किससे जुड़ जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन से जब जुड़ जाते हैं 2H+ और O2 जुड़ेगा, यानी इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये 2H+ है और इसमें हाफ O2 जुड़ जाएगा। तो जब हाफ O2 जुड़ेगा तो H2O यानी जल का निर्माण हो जाता है। अब इसमें ऊर्जा बन रही है एटीपी के रूप में। 3 अणु यहाँ एटीपी 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 के बने। संकुल कितने बने यहाँ पे, फर्स्ट संकुल, सेकंड संकुल, थर्ड संकुल और फोर्थ संकुल याद रखने हैं। सहायक वर्णक इसमें कितने आएंगे, 5 सहायक वर्णक आएंगे। अब इन सहायक वर्णकों के नाम नोट करते हैं। ये फर्स्ट सहायक वर्णक कौन सा है, फर्स्ट है फ्लेवोप्रोटीन। सहायक वर्णक कौन कौन से इसमें सहायक वर्णक प्रयोग किए गए, फर्स्ट है फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन। सेकंड सहायक वर्णक कौन सा है यहाँ पे, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी। थर्ड सहायक वर्णक कौन सा है इसमें, थर्ड नंबर पे साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी आएगा। 4 यहाँ पे कौन सा है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए। 5 नंबर साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन थे उन्होंने आगे NADH मुक्त की ऊर्जा बनी, तो जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें सहायक प्रोटीन कौन सा, फ्लेवोप्रोटीन ने ग्रहण किया। फ्लेवोप्रोटीन ग्रहण करने के बाद में संकुल सेकंड से जुड़ेगा और कौन सा साइटोक्रोम बी है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। फिर साइटोक्रोम बी है, ऊर्जा बनाता है और आगे थर्ड नंबर संकुल से जुड़ेगा और साइटोक्रोम सी की सहायता से इलेक्ट्रॉन का परिवहन होगा। 4 नंबर कौन सा वर्णक है, साइटोक्रोम ए। तो साइटोक्रोम ए है ये, आगे इलेक्ट्रॉनों का परिवहन 4 नंबर संकुल में करेगा। तो 5 नंबर साइटोक्रोम A3 है, वो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और आगे जल का निर्माण होता है, ऊर्जा का पूर्ण ऑक्सीकरण, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है इसमें। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कंप्लीट होता है। अब इसमें संकुल कौन कौन से हैं, तो यहाँ फर्स्ट संकुल है, सहायक वर्णक लिखिए संकुलों के नाम। जो संकुल कौन है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले संकुल है। इन संकुलों के नाम क्या हैं वो नोट करेंगे। तो फर्स्ट संकुल कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट संकुल FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होगा इसका नाम, या फिर आयरन सल्फाइड बोल सकते हैं, FeS। ये
C1। फिर संकुल 4, यहाँ पे कौन सा है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम ए व साइटोक्रोम A3। 5 नंबर संकुल कौन सा आगे आएगा इसके बाद में, एटीपी सिंथेटिक, जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी सिंथेटिक, जो एटीपी का संश्लेषण करते हैं। तो ये संकुलों के नाम थे। तो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कंप्लीट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक संकुल के बाद में दूसरे में प्रवेश करते रहते हैं और लास्ट में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस वीडियो में आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने एटीपी संश्लेषण का कीमियो ऑस्मेटिक सिद्धांत या रसायन प्रासंगिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे।